मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज सचिन खरे और ये राष्ट्रपति लेक्चर सीरीज का सेकंड पार्ट है। जैसा कि इसके पहले वाले पार्ट में अपन ने राष्ट्रपति के इलेक्शन प्रोसीजर का अध्ययन किया था कि राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति क्या है। इस वीडियो लेक्चर में हमें भारत के राष्ट्रपति की विभिन्न प्रकार की शक्तियों का अध्ययन करना है। तो चलिए अपन प्रारंभ करते हैं अपने लेक्चर से। राष्ट्रपति की शक्तियां, कितने प्रकार की शक्ति होती हैं? तो भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रपति को व्यापक शक्तियां प्रदान की गई हैं। राष्ट्रपति की इन शक्तियों को अलग अलग वर्गों में विभाजित किया जाता है। जैसे सबसे पहली कार्यपालिकीय शक्तियां। जैसे कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको समझाया था कि कार्यपालिका क्या होती है। तो कार्यपालिका भारतीय शासन की उस संस्थान को कहते हैं जो विधायिका के द्वारा बनाए गए नियमों को लागू करती है। तो ऐसी ही कार्यपालिकीय शक्तियां होती हैं हमारे राष्ट्रपति के पास। दूसरी हैं विधायी शक्तियां, अर्थात नियम और कानून बनाने की शक्तियां। तीसरी न्यायिक शक्तियां, राष्ट्रपति के पास विभिन्न न्यायिक शक्तियां भी हैं। ये सारी चीजें हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। चौथा है वित्तीय शक्तियां, पांचवा सैन्य शक्तियां, छठवां राजनयिक शक्तियां, सातवां आपातकालीन शक्तियां। ठीक है, तो ये 7 कैटेगरीज हो गई राष्ट्रपति की शक्तियों की। अब हम पढ़ने जा रहे हैं राष्ट्रपति की कार्यपालिकीय शक्तियां। तो सबसे पहली शक्ति है कि अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिकीय शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अब यहाँ पर संघ किसे कहा गया है? संघ मतलब ये जो बात कर रहे हैं जिस संघ की, वो है भारतीय संघ। तो भारतीय संघ की कार्यपालिकीय शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ प्राधिकारियों के माध्यम से करेगा। अधीनस्थ प्राधिकारियों से तात्पर्य केंद्रीय मंत्रिमंडल से है, मतलब प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री का संपूर्ण मंत्रिमंडल एवं जो हमारा विपक्ष हो गया वे सभी लोग कहलाते हैं मंत्रिमंडल। तो राष्ट्रपति के अधीनस्थ प्राधिकारी का तात्पर्य है मंत्रिमंडल से। और इस चीज का प्रावधान करता है अनुच्छेद 53 कि भारतीय संघ की सभी कार्यपालिकीय शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग या तो स्वयं कर सकता है या अपने अधीनस्थ प्राधिकारियों के माध्यम से करेगा। अब अनुच्छेद 77 भी कार्यपालिकीय शक्ति की ओर ही इशारा करता है। अनुच्छेद 77 के अनुसार भारत सरकार के समस्त कार्यपालिकीय कृत्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं तथा सरकार के सभी निर्णय उसके निर्णय माने जाते हैं। क्लियर? कि भारत सरकार के जितने भी कार्यपालिकीय कृत्य हैं वो सब राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाएंगे और सरकार का अगर कोई भी निर्णय होगा तो वो राष्ट्रपति का निर्णय ही माना जाएगा। इसका प्रावधान है अनुच्छेद 77 में। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रपति को संघ के मामलों में सूचना प्राप्त करने का भी अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को मंत्री परिषद के सभी निर्णयों और प्रशासन संबंधी उन सभी मामलों की सूचना दे जिसके बारे में राष्ट्रपति द्वारा ऐसी सूचना मांगी जाती है। इसीलिए संघ के मामले में सूचना प्राप्त करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है और इसका प्रावधान है अनुच्छेद 78 में। अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग में सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन करता है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री सहित संघ के अन्य प्रमुख अधिकारियों की भी नियुक्ति करता है, जैसे संघ के मंत्रियों की, राज्यों के राज्यपालों की, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, भारत के महान्यायवादी की, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की,
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की, संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल या प्रशासक तथा मुख्यमंत्री जो कि दिल्ली व पौंडीचेरी में होते हैं, वित्त आयोग की, राजभाषा आयोग आदि की, इन सब की नियुक्तियां भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। राष्ट्रपति को संघ के कुछ प्रमुख अधिकारियों को पद से हटाने, मतलब पदच्युत करना, पद से हटाने का भी अधिकार है। जैसे संघ के मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, भारत के महान्यायवादी आदि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। तो ये राष्ट्रपति की कार्यपालिकीय शक्तियों के अंतर्गत आ जाएंगे। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 160 के तहत राष्ट्रपति आकस्मिक या असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध भी कर सकते हैं। शासन संबंधी कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए तथा मंत्रियों के कार्यों को बांटने के लिए राष्ट्रपति ही नियम बनाते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की संख्या, सेवा शर्तें तथा पदावधि आदि के विषय में नियम बनाने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास होता है। अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति केंद्र, राज्य तथा विभिन्न राज्यों के मध्य सहयोग के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन भी कर सकते हैं। राष्ट्रपति स्वयं द्वारा नियुक्त प्रशासकों के माध्यम से केंद्र शासित राज्यों का प्रशासन भी संभालते हैं। राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित या जनजातीय क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। इन क्षेत्रों का प्रशासन भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इन सभी शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर करते हैं। भले ही राष्ट्रपति के पास व्यापक शक्तियां हों, लेकिन राष्ट्रपति स्वतंत्र रूप से इन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते। वे मंत्री परिषद की सलाह पर ही इन शक्तियों का प्रयोग करेंगे। अब अपन बात करते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में। विधायी मतलब, जैसे मैंने पहले वाले वीडियो में समझाया था आपको, विधायी का तात्पर्य क्या होता है। विधायी मतलब कानून निर्माण करने की शक्ति, और कार्यपालिकीय विधायिका के द्वारा बनाए गए नियमों को लागू जो संस्था करती वो गई कार्यपालिकीय। तो अभी अपन कार्यपालिकीय शक्तियां खत्म करके आए हैं और अब अपन को विधायी शक्तियों का अध्ययन प्रारंभ करना है कि ये विधायी शक्तियां हैं क्या। विधायी शक्तियों में एक जो मेन चीज इसमें निहित है वो है नियम और कानून बनाने की शक्तियां। भारत का राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होने के साथ साथ संसद का भी एक अभिन्न अंग है। कैसे? क्योंकि अनुच्छेद 79 आर्टिकल 79 के अनुसार संसद का गठन राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा तीनों से मिलकर होता है। अतः राष्ट्रपति को व्यापक विधायी शक्तियां भी प्राप्त हैं। आई बात समझ में कि राज्यसभा, लोकसभा, ठीक है, और राष्ट्रपति, इन तीनों को सम्मिलित रूप से कहा जाता है भारत की संसद, और इसका प्रावधान किया गया है आर्टिकल 79 में। ठीक है, इसलिए राष्ट्रपति अगर संसद का एक अभिन्न हिस्सा है तो राष्ट्रपति के पास ही विधायी शक्तियां भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होंगी। और अब इन्हीं विधायी शक्तियों का अध्ययन करने हम जा रहे हैं। तो हम समझते हैं कि कौन कौन सी विधायी शक्तियां राष्ट्रपति के पास है। तो राष्ट्रपति को संसद का अधिवेशन बुलाने, ठीक है, सत्र अवसान की घोषणा करने का अधिकार है, किंतु संसद के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के मध्य 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता। पहले इस लाइन को समझ लेते हैं अपन। राष्ट्रपति को संसद का अधिवेशन बुलाने, ठीक है,
और सत्रावसान करने मतलब संसद को लागू करना और संसद को समाप्त करने का अधिकार होता है। और यहाँ पर यह भी दिया गया है कि संसद के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होगा। मतलब संसद का एक सत्र जैसे आज की तारीख में खत्म हुआ है, तो आज से 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता संसद की दूसरी बैठक के लिए। ठीक है, इस प्रकार राष्ट्रपति एक वर्ष में संसद की कम से कम 2 बैठकें बुलाने के लिए बाध्य हैं। अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा को इसकी निर्धारित अवधि से पूर्व भी भंग कर सकते हैं। लोकसभा के विघटन के लिए उसे प्रधानमंत्री से परामर्श करना होता है। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति की एक विधायी शक्ति है कि राष्ट्रपति संसद का सत्र बुला सकते हैं और सत्रावसान कर सकते हैं, और एक सत्र की पहली बैठक, या हम ये बोल सकते हैं कि एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की पहली बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता। इसीलिए राष्ट्रपति एक वर्ष में संसद की कम से कम 2 बैठकें बुलाने के लिए बाध्य होते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 कंटिन्यूअस बैठकों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता। अब आर्टिकल 87 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 87 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र के आरंभ में, ठीक है, कैसा? लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात, जैसे लोकसभा का इलेक्शन हुआ, इस लोकसभा के इलेक्शन के बाद जो प्रथम सत्र लगा है, मतलब जो अब नए सांसद चुन के आए हैं उसके बाद का प्रथम सत्र के आरंभ में तथा हर साल या प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने का तात्पर्य मतलब लोकसभा और राज्यसभा को संयुक्त रूप में बैठालकर उन्हें संबोधित करेंगे हमारे राष्ट्रपति, जिसमें वह सरकार की सामान्य नीति तथा भावी कार्यक्रमों का विवरण देते हैं। परंतु यह राष्ट्रपति का व्यक्तिगत अभिभाषण नहीं होता है, बल्कि मंत्रिमंडल द्वारा लिखा गया होता है। ठीक है, तो आप फिर से समझिए आर्टिकल 87 के लिए कि आर्टिकल 87 क्या कहता है। तो आर्टिकल 87 यह कहता है कि लोकसभा के आम चुनाव के पश्चात जो पहली बैठक होती है जब नए सांसद चुनकर आते हैं, या फिर प्रत्येक वर्ष की प्रथम बैठक में राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को साथ में बुलाते हैं और उन्हें वर्तमान सरकार की नीतियों या आगामी कार्यक्रमों के बारे में बताते हैं। लेकिन ये जो भाषण राष्ट्रपति जी देते हैं, ये राष्ट्रपति जी का खुद का भाषण नहीं होता, व्यक्तिगत भाषण नहीं होता, जबकि यह मंत्रिमंडल के द्वारा उन्हें बताया जाता है कि उन्हें इस मंत्रिमंडल की क्या क्या भविष्य की नीतियां हैं, और भाषण भी ये या राष्ट्रपति जी को क्या क्या बोलना है, ये चीजें भी हमारे मंत्री ही उन्हें बताते हैं। इस प्रकार से इस पूरे वर्ष में सरकार की क्या क्या नीतियां हैं या कौन कौन से क्षेत्र में सरकार काम करने जा रही है, इसके बारे में राष्ट्रपति संबोधित करेंगे। इसलिए यहां पर दिया गया है कि राष्ट्रपति का व्यक्तिगत अभिभाषण नहीं होता, बल्कि मंत्रिमंडल द्वारा लिखा गया होता है, क्योंकि मंत्रिमंडल ही वास्तविक कार्यपालिका है हमारे यहाँ की। इसीलिए इस वर्ष मंत्रिमंडल किन किन क्षेत्रों में कार्य करने जा रहा है, उसके बारे में राष्ट्रपति जी इस बैठक में संबोधित करेंगे। ठीक है, अब अनुच्छेद 86 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 86 के अनुसार राष्ट्रपति आरंभिक अभिभाषण के अतिरिक्त कभी भी संसद के किसी एक सदन या संयुक्त सदन में अभिभाषण कर सकते हैं तथा उसके लिए सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकते हैं। उसे संसद के किसी सदन को लंबित
किसी विधेयक के संबंध में या अन्यथा संदेश भेजने का भी अधिकार होता है। जैसे आर्टिकल 87 हमें दो प्रकार की बैठकों के बारे में बता रहा है। एक तो वो बैठक है जब लोकसभा का एक आम चुनाव हुआ, उसके बाद जो नए सांसद चुनकर आए और पहली बैठक हुई, ठीक है, तब लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों को राष्ट्रपति जी ने साथ में बुलाया और अभिभाषण दिया। और दूसरी है प्रत्येक वर्ष की जो पहली बैठक होती है उसमें भी राष्ट्रपति जी इसी प्रकार से संबोधित करेंगे। अब इन पहली बैठकों के अलावा आर्टिकल 86 के तहत कभी भी राष्ट्रपति या तो राज्यसभा को या लोकसभा को संबोधित कर सकते हैं या अभिभाषण दे सकते हैं, या फिर अगर कोई बिल पेंडिंग है किसी भी सदन में तो उसके बारे में भी राष्ट्रपति जी इंक्वायरी कर सकते हैं। ये बताया गया है आर्टिकल 86 में। अब अपन बात करते हैं अनुच्छेद 108 की, जो इशारा करता है संयुक्त अधिवेशन का। अनुच्छेद 108 के तहत यदि किसी साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में मतभेद हो तो राष्ट्रपति ऐसे विधेयक को पास कराने के लिए संयुक्त अधिवेशन भी बुला सकते हैं। अगर आप ये चीजें यहां पर कंफर्म कर लेंगे तो आपके लिए जो हम आगे बढ़ने जाएंगे लोकसभा, राज्यसभा या हमारी संसद के बारे में, तो वो चीजें आपको बहुत आसान लगेंगी। ठीक है, जैसे ये जो संयुक्त अधिवेशन है अनुच्छेद 108 के तहत, ये हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आगे, लेकिन अभी इस लेवल पर आपको इतना याद रखना है कि अनुच्छेद 108 है क्या। तो अनुच्छेद 108 और कुछ भी नहीं है, संयुक्त अधिवेशन है जो कि साधारण विधेयक के संबंध में आयोजित होता है। ठीक है, अनुच्छेद 108 के तहत यदि किसी साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में मतभेद हो तो राष्ट्रपति ऐसे विधेयक को पास कराने के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। लेकिन जो याद रखने वाली बात है, हालांकि हम आगे भी पढ़ेंगे लेकिन अभी समझ लेते हैं, जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि साधारण विधेयक के संबंध में ही संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति जी बुला सकते हैं। धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में ऐसे प्रोसीजर लागू नहीं होते हैं। और जो याद रखने लायक बात है कि जब भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, पहली चीज। और दूसरी चीज है कि अगर कोई सा बिल यहां पर पारित हो रहा है तो वह बिल सामान्य बहुमत से ही पारित हो जाएगा, उसके लिए किसी विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है। ये हम आगे भी देखेंगे, लेकिन अभी इस लेवल पर ये चीजें आप लोग याद रखना। अब अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 प्रतिनिधियों को मनोनीत कर सकते हैं यदि उनकी राय में लोकसभा में इस समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त ना हो। ठीक है, तो लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 प्रतिनिधियों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास ही है। ठीक है, और ये उस स्थिति में करते हैं जब लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। ठीक है, अब अनुच्छेद 80, इसके तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व देने के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अनुच्छेद 331 के माध्यम से जैसे 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों की नियुक्ति हो रही थी लोकसभा में, वैसे ही यहां पर भी अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा में 4 क्षेत्र साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से संबंधित 12 व्यक्तियों की नियुक्ति राज्यसभा में की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात ही कानून बनता है। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयकों को राष्ट्रपति संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। ठीक है, अब अनुच्छेद 111 के अनुसार
संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक जब राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए रखा जाता है तब वह उस पर अपनी अनुमति दे सकते हैं, अनुमति नहीं दे सकते हैं या उसे पुनर्विचार के लिए वापस कर सकते हैं। फिर से समझिए, हमारे यहाँ कानून बनाने का एक सामान्य प्रोसीजर क्या है। जैसे संसद क्या है, अभी अपन जो चीजें समझते आए हैं वो भी रिवाइज हो जाएगी। भारत की संसद 3 चीजों से मिलकर बनती है। एक तो है राष्ट्रपति, ठीक है, एक हो गई हमारी राज्यसभा, ठीक है, और एक हो गई हमारी लोकसभा। क्लियर। अब कोई भी बिल है वो या तो राज्यसभा से या लोकसभा से पारित होगा, फिर वो दूसरे सदन में जाएगा और दोनों सदनों से पारित होने के पश्चात वो बिल राष्ट्रपति के पास जाता है उनके हस्ताक्षर के लिए। ठीक है। अब जैसे फॉर एन एग्जाम्पल कोई भी विधेयक है वो लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो जाता है, ठीक है, और राष्ट्रपति के पास जाता है उनके हस्ताक्षर के लिए, क्योंकि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही वह विधेयक कानून का रूप धारण करेगा। ठीक है। तो जब राष्ट्रपति दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के पश्चात जब वह बिल राष्ट्रपति के पास उनके हस्ताक्षर के लिए जाता है तो राष्ट्रपति 3 प्रकार से व्यवहार करते हैं। और वो 3 प्रकार क्या हो गए? तो राष्ट्रपति उस बिल को अनुमति दे सकते हैं, अनुमति नहीं दे सकते हैं या उसे पुनर्विचार के लिए वापस कर सकते हैं। ठीक है। समझ रहे हैं ना आप कि ये अनुच्छेद 111 किस स्थिति के बारे में वर्णन करता है। स्थिति क्या है कि हमारी संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा से विधेयक पारित हो गया है और राष्ट्रपति की अनुमति के लिए उनके सामने रखा गया है। अब राष्ट्रपति अगर अनुमति दे दे तो क्या होगा? वो जो विधेयक है वो अधिनियम का रूप ले लेगा और संसद जो भी तारीख तय करेगी वो लागू हो जाएगा। लागू हो जाने के बाद वही चीज बन जाएगी कानून। ये उस स्थिति में होगा जब राष्ट्रपति अनुमति दे दे। लेकिन राष्ट्रपति अनुमति नहीं दे तो या फिर उसे पुनर्विचार के लिए वापस कर दें तो, ठीक है, यहां पे से एक नई शक्ति सामने निकल कर आती है जिसे हम कहते हैं राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। ठीक है। तो क्या होती हैं ये वीटो शक्तियां? आइए हम इसका अध्ययन करते हैं। किंतु यदि संसद द्वारा विधेयक संशोधन सहित या रहित पुनः पारित कर दिया जाता है तब राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य होता है। ठीक है। टोटली डिपेंडेंट है कि राष्ट्रपति कैसा व्यवहार कर रहे हैं। राष्ट्रपति 3 प्रकार के व्यवहार करते हैं, या तो अनुमति दे दें, अनुमति रोक दें या फिर पुनर्विचार के लिए वापस कर दें। अगर पुनर्विचार के लिए वापस कर देते हैं और संसद फिर से पुनर्विचार के बाद भी उसे पारित कर देती है तो राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य होते हैं। यहीं पे से सामने निकल कर आती है क्या? राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां। ठीक है। अब ये क्या है राष्ट्रपति की वीटो शक्ति? तो चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले आता है अत्यंतिक वीटो या एब्सोल्यूट वीटो। जब किसी विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति नहीं देते हैं तब विधेयक का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। इसे अत्यंतिक वीटो या पूर्ण वीटो कहा जाता है। सामान्यतः इस वीटो शक्ति का प्रयोग गैर सरकारी विधेयक के संबंध में किया जाता है। ठीक है। अब ये क्या होते हैं सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक? तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आप समझो सरकार के लिए। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल वर्तमान में बीजेपी की सरकार है। ठीक है। मतलब सबसे ज्यादा बहुमत किसको मिला होगा? बीजेपी को। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी कौन है? मोदी जी। ठीक है। अब बीजेपी के बहुत से सांसद होंगे या बहुमत में सांसद किसके होंगे? बीजेपी के।
लेकिन क्या सभी सांसद मंत्री हैं? मंत्री पद सभी सांसदों को मिला है? तो नहीं मिला। और जो विपक्ष के लोग भी तो बने हैं सांसद, अलग अलग पार्टियों के लोग भी तो सांसद हैं जो बीजेपी से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो देखो सरकारी विधेयक क्या होता है? सरकारी विधेयक हम उस विधेयक को बोलते हैं जो वर्तमान सरकार के द्वारा दिया गया हो, या जैसे वर्तमान में बीजेपी की सरकार है तो इन्हीं के सबसे ज्यादा सांसद हैं, तो इनके द्वारा जो विधेयक पेश किया जाएगा वो कहलाएगा सरकारी विधेयक। ठीक है, और विपक्ष के जो सांसद वहां पर बैठे हैं वो हमारी संसद का तो हिस्सा है लेकिन सरकार का हिस्सा नहीं है, इसलिए वो लोग विपक्ष में बैठे हुए हैं। इनके द्वारा जो बिल पेश किया जाएगा वो होगा गैर सरकारी विधेयक। आई बात समझ में कि सरकारी विधेयक क्या होता है और गैर सरकारी विधेयक क्या होता है? तो जो वर्तमान सरकार के मंत्रियों ने अगर विधेयक पेश किया है तो वो सरकारी विधेयक है, और दूसरे पार्टी के सांसदों ने अगर मिलकर कोई विधेयक पेश किया है तो वो हो जाएगा गैर सरकारी विधेयक। ठीक है, सरकारी विधेयक के संबंध में इस शक्ति का प्रयोग तब संभव है जबकि विधेयक को पारित करने वाली सरकार विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति से पूर्व अपना त्यागपत्र दे देती है तथा नई सरकार विधेयक पर अनुमति ना देने की राष्ट्रपति से सिफारिश करती है। सिर्फ उस स्थिति में ही सरकारी विधेयक के लिए इस आत्यांतिक वीटो का प्रयोग करेंगे हमारे राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति को आत्यांतिक वीटो शक्ति मंत्रिमंडल के इच्छाधीन होती है। मतलब समझ गए आप कि शक्ति तो बहुत ही व्यापक है राष्ट्रपति के पास, लेकिन ये शक्ति मंत्रिमंडल के इच्छाधीन ही होती है। सर्वप्रथम इस शक्ति का प्रयोग 1954 में पेप्सू विनियोग विधेयक के मामले में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। ठीक है, पेप्सू मतलब पंजाब वाला जो क्षेत्र था उसके लिए विनियोग विधेयक आया था, उसके संबंध में सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका यूज किया था। ठीक है, तो क्या होता है आत्यांतिक वीटो? जब किसी विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति नहीं देते हैं तब विधेयक का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। इसे कहा जाता है आत्यांतिक वीटो या फिर पूर्ण वीटो। ठीक है, सामान्यतः इस वीटो शक्ति का प्रयोग गैर सरकारी विधेयक के संबंध में किया जाता है। अब आ गई आपको बात समझ में, क्योंकि ये शक्ति राष्ट्रपति के पास तो है लेकिन मंत्रिमंडल के इच्छाधीन होती है, इसीलिए मंत्रिमंडल राष्ट्रपति से बोल देता है उस गैर सरकारी विधेयक का पूर्ण वीटो करने के लिए, उसका बहिष्कार करने के लिए। इसीलिए सामान्यतः इसका प्रयोग गैर सरकारी विधेयक को समाप्त करने के लिए होता है, लेकिन सरकारी विधेयक के लिए इस शक्ति का प्रयोग उस स्थिति में होगा जब विधेयक को पारित करने वाली सरकार राष्ट्रपति जी की अनुमति मिलने से पहले ही अपना त्यागपत्र दे दे और नई सरकार जो बनी है वो इस बात की डिमांड करे राष्ट्रपति से कि इस विधेयक को पारित नहीं होना चाहिए। सिर्फ उसी स्थिति में राष्ट्रपति जी सरकारी विधेयक के लिए पूर्ण वीटो का प्रयोग करेंगे, अन्यथा इसका प्रयोग हमेशा गैर सरकारी विधेयक को समाप्त करने के लिए ही किया जाता है। ठीक है, और सबसे पहले 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पेप्सू विनियोग विधेयक के मामले में इसका प्रयोग किया था। अब जो सेकंड प्रकार की वीटो है वो है निलंबनकारी वीटो अर्थात सस्पेंशन वीटो। अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक को सिर्फ धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर संसद को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकते हैं। आई बात समझना, जैसे अपन ने अनुच्छेद 111 भी पढ़ा था। अनुच्छेद 111 में अपन ने ये पढ़ा था कि राष्ट्रपति जी किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भी वापस लौटा सकते हैं। तो राष्ट्रपति का वह व्यवहार जब राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस लौटा रहे हैं उस व्यवहार को ही कहा जाता है निलंबनकारी वीटो।
लौटाए जाने का प्रभाव सिर्फ अनुमति का निलंबन होता है, क्योंकि संसद द्वारा पुनः पारित कर दिए जाने पर राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य होते हैं। अतः इसे निलंबनकारी वीटो कहा जाता है। ठीक है, तो थोड़े समय के लिए विलंब पैदा करना ही, क्योंकि अगर संसद पुनर्विचार के बाद उसे फिर से पारित कर दे तो राष्ट्रपति बाध्य होते हैं उसे उस पर अपनी अनुमति देने के लिए। इस शक्ति का प्रयोग सर्वप्रथम 1991 में राष्ट्रपति वेंकट रमन ने संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा पेंशन संशोधन विधेयक के संबंध में किया था। इसके बाद 1997 में डॉक्टर के.आर. नारायणन ने उत्तर प्रदेश एवं बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने संबंधी प्रस्ताव के संबंध में इसका प्रयोग किया था और 2006 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने सांसद अयोग्यता निवारण संशोधन विधेयक के संबंध में इस शक्ति का प्रयोग किया था। तो ये होता है निलंबनकारी वीटो। अब जो तीसरे प्रकार का वीटो होता है उसको हम कहते हैं जेबी वीटो या पॉकेट वीटो। संविधान के तहत किसी विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा अनुमति देने या ना देने के लिए कोई समय सीमा का प्रतिबंध नहीं है। अतः जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी अनुमति नहीं देता है या पुनर्विचार के लिए संसद को वापस नहीं करता है, तब वह जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग करता है। मतलब ना तो अनुमति दी गई है और ना ही पुनर्विचार के लिए संसद को वापस किया है, राष्ट्रपति ने उस विधेयक को उठाया और अपनी जेब में रख लिया। इसे कहा जाता है जेबी वीटो। इस शक्ति का प्रयोग सर्वप्रथम राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संबंध में किया था। तो इस प्रकार से यह वीटो शक्ति 3 प्रकार की होती है। पहला हो गया हमारा कौन सा? पूर्ण वीटो, या फिर इसी को ही हम कहते हैं अत्यंतिक वीटो, जिसमें राष्ट्रपति अनुमति देते ही नहीं है और वह जो विधेयक है वो निरस्त हो जाता है। ठीक है। दूसरा है निलंबनकारी वीटो। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसा कि अभी अपन ने समझा है, इसमें राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए विधेयक को वापस लौटा देते हैं ताकि कुछ समय के लिए विधेयक पारित होने में विलंब हो जाए। ठीक है। अगर पुनर्विचार के बाद संसद ने इस विधेयक को फिर से पारित कर दिया तो राष्ट्रपति इस पर अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य होते हैं। और तीसरे प्रकार का वीटो जो अभी अपन ने समझा है वो है जेबी वीटो। इसमें क्या होता है, इसमें राष्ट्रपति ना तो अनुमति देंगे और ना ही पुनर्विचार के लिए वापस करेंगे। मतलब अनिश्चित काल के लिए उस विधेयक को राष्ट्रपति अपनी जेब में रख लेते हैं। इसे कहा जाता है जेबी वीटो। अब मन में एक प्रश्न ये आता है कि राष्ट्रपति अगर चेंज हो गए हों तो क्या होगा? तो ये जेबी वीटो का जो टाइम पीरियड है वो नए राष्ट्रपति के पास कंटिन्यू हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि जेबी वीटो राष्ट्रपति बदलने पर समाप्त हो जाएगा। वो नए राष्ट्रपति पर डिपेंड करेगा कि उन्हें जेबी वीटो लागू करना है अथवा नहीं करना है। और वैसे भी ये जो वीटो शक्ति है ये मंत्री परिषद के इच्छाधीन होती है। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। जब राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल अनुच्छेद 200 के तहत राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित कर लेता है, तब राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी अनुमति देते हैं अथवा अनुमति रोक लेते हैं, अथवा राज्यपाल को यह निर्देश देते हैं कि विधेयक, यदि वह धन विधेयक नहीं है तो विधेयक को राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु वापस कर दें। जैसे अभी अपन ने अनुच्छेद 111 का अध्ययन किया, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 200। ये एक ऐसे विधेयक की ओर इशारा करता है जो राज्य के विधानमंडल ने पारित किया है।
राज्य विधानमंडल में आ जाएगी उस राज्य की विधानसभा या फिर उस राज्य की विधान परिषद, अगर दोनों हो तो। ठीक है। अब राज्य विधानमंडल ने कोई सा ऐसा विधेयक पारित कर दिया है कि संबंधित राज्य का राज्यपाल उस पर अपनी अनुमति देने से पहले यह चाह रहा है कि राष्ट्रपति से इजाजत ले ली जाए, तो राज्यपाल उस पर अपनी अनुमति देने से पहले विधेयक को भेज देंगे कहां? राष्ट्रपति जी के पास। और अब ये डिपेंड करेगा राष्ट्रपति पर। ठीक है। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 200 के तहत व्यवहार करेंगे उस विधेयक के साथ जो पारित किया गया है राज्य की विधानमंडल के द्वारा। तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? या तो राष्ट्रपति अनुमति देते हैं या फिर अनुमति रोक लेते हैं, या फिर राज्यपाल को यह निर्देश देते हैं कि विधेयक यदि वह धन विधेयक नहीं है तो राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु वापस कर दे। अब यदि राज्य विधानमंडल विधेयक को संशोधन सहित या रहित पारित करके पुनः राष्ट्रपति को अनुमति के लिए भेजता है तो राष्ट्रपति यहां पर अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं होंगे। मतलब यदि राष्ट्रपति ने राज्यपाल को यह निर्देश दे दिया कि आप इस विधेयक को संबंधित राज्य विधानमंडल में पुनर्विचार के लिए वापस कर दो, और अगर उस राज्य विधानमंडल ने संशोधन के साथ या संशोधन रहित विधेयक को फिर से पारित करके भेज दिया कहां? राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति इस विधेयक पर जो पुनर्विचार हेतु पारित होकर वापस लौटा है उस पर अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है। जबकि राज्य विधानमंडल के स्थान पर अगर यहां पर संसद होती तो राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य होता, लेकिन अनुच्छेद 200 के तहत राष्ट्रपति बाध्य नहीं होता। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान रखिएगा। कुछ विधेयकों को संसद में प्रस्तुत किए जाने के पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक होती है। मतलब कुछ विधेयक ऐसे होते हैं कि संसद में पेश होने से पहले उन विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की अनुमति बहुत ज्यादा आवश्यक है, किंतु यदि कोई विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के बिना भी संसद में पेश कर दिया जाता है तो उसे न्यायालय द्वारा अवैध घोषित नहीं किया जा सकता है। मतलब कुछ विधेयक ऐसे हैं जो संसद में पेश होने से पहले उनके लिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है, लेकिन फिर भी अगर राष्ट्रपति की अनुमति के बिना भी विधेयक संसद में पेश कर दिया गया है तो उसे अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। परंतु ऐसे विधेयक जिन्हें राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक है वे कौन से हैं? तो सबसे पहला है धन विधेयक अनुच्छेद 110 के तहत। दूसरा, अनुच्छेद 3 के तहत किसी नए राज्य का निर्माण या वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन करने वाले विधेयक। अनुच्छेद 117 के तहत ऐसा विधेयक जो भारत की संचित निधि से व्यय करने से संबंधित है किंतु धन विधेयक नहीं है। भारत की संचित निधि से तो व्यय करने से संबंधित है लेकिन धन विधेयक नहीं है। भूमि अधिग्रहण से संबंधित विधेयक। अनुच्छेद 304 के तहत व्यापार की स्वतंत्रता को सीमित करने वाला राज्य का कोई विधेयक। अनुच्छेद 274 के तहत कराधान से संबंधित ऐसा विधेयक जिससे राज्य का हित प्रभावित होता है। तो ये ऐसे विधेयक हैं जिनको यदि संसद में पेश किया जाए तो पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति इनके लिए आवश्यक होती है। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो अनुच्छेद 123 याद रख लीजिए इस चीज को। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश उस स्थिति में जारी किया जाता है जब संसद के दोनों सदन सत्र में न हो। ठीक है। तथा राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि अविलंब कार्यवाही आवश्यक है। मतलब संसद के दोनों सदन सत्र में नहीं है। ठीक है। अब अगर दोनों सदन सत्र में नहीं है तो कोई भी कानून बनेगा कैसे? ठीक है।
और राष्ट्रपति को इस बात का अंदाजा हुआ या आभास हुआ कि ऐसी स्थिति आन पड़ी है देश के सामने कि उसको समाहित करने के लिए, समायोजित करने के लिए बहुत जल्द कार्यवाही करना है। तो इस स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 का प्रयोग करके जारी करते हैं अध्यादेश। यहां राष्ट्रपति के विश्वास से तात्पर्य केंद्रीय मंत्रिमंडल के विश्वास से है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि संसद के दोनों सदन सत्र में नहीं है, और दूसरी तरफ ये बात कर रहे हैं कि राष्ट्रपति के विश्वास से तात्पर्य केंद्रीय मंत्रिमंडल के विश्वास से है। तो देखिए, लोकसभा या राज्यसभा सत्र में नहीं है। पहली चीज, राज्यसभा तो रहती है, उसका विघटन कभी भी नहीं होता, लेकिन लोकसभा का हो सकता है विघटन हो गया हो या फिर लोकसभा सत्र में ना हो। लेकिन मंत्रिमंडल तो काम करता है ना, प्रधानमंत्री तो काम कर ही रहे हैं ना। तो यहां पर यह बात एकदम सही है कि राष्ट्रपति के विश्वास से तात्पर्य केंद्रीय मंत्रिमंडल के विश्वास से है। भाई लोकसभा सत्र में नहीं है, लेकिन मंत्री तो काम कर रहे हैं ना। लेकिन मंत्री काम करते रहेंगे, लेकिन कानून का निर्माण नहीं हो पाएगा, और परिस्थिति ऐसी आ गई है कि उसके लिए अविलंब कार्यवाही आवश्यक है। ठीक है, तो अब क्या किया जाएगा? अब कानून के स्थान पर राष्ट्रपति जी लेकर आएंगे अध्यादेश, और वो अध्यादेश तभी लेकर आएंगे जब मंत्रिमंडल उनसे ऐसा करने के लिए कहेगा। ठीक है, अतः राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति विवेकीय नहीं है। समझ गए ना? राष्ट्रपति अपने विवेक से अध्यादेश जारी नहीं करेंगे, उनकी यह शक्ति मंत्रिमंडल के इच्छाधीन होती है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का वही प्रभाव व बल होता है जो संसद के अधिनियम का होता है। मतलब संसद के द्वारा जो विधेयक पारित करके उसे अधिनियम बनाया जाता है, बिल्कुल वैसा ही बल होता है राष्ट्रपति के द्वारा जारी किए गए अध्यादेश का। ऐसा अध्यादेश संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा जाएगा, और यदि संसद के पुनः समवेत, मतलब जैसे लोकसभा अपने विश्रांति काल में है, वो सत्र में नहीं है, पुनः समवेत मतलब जब फिर से सत्र लगने प्रारंभ हो जाए, पुनः समवेत होने के 6 सप्ताह के भीतर दोनों सदनों द्वारा इसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है, तो वह यह प्रवर्तन में नहीं रहेगा। मतलब राष्ट्रपति ने अध्यादेश उस समय जारी कर दिया जब लोकसभा अपने विश्रांति काल में चली गई थी। अब लोकसभा जब वापस गठित होती है, तो वापस गठित होने की तारीख से 6 सप्ताह 6 वीक्स के अंदर ही अंदर दोनों सदनों मतलब लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा जारी किए गए अध्यादेश का पारित होना आवश्यक है, नहीं तो वह अध्यादेश लागू नहीं रहेगा। इसीलिए यूपीएससी में भी कई बार ये क्वेश्चन आया है कि एक अध्यादेश की अधिकतम आयु कितनी होती है, इसको कैसे निकालेंगे। जैसे अभी हम पढ़ते हुए आए हैं कि लोकसभा की 2 लगातार बैठकों के बीच अधिकतम अंतर 6 मंथ्स 6 माह का हो सकता है, और लोकसभा जब वापस लगेगी फिर से तो 6 सप्ताह के अंदर अंदर इस अध्यादेश को पारित करना होगा। तो अधिकतम समय सीमा कितनी हो गई एक अध्यादेश की? 6 माह और 6 सप्ताह। आई बात समझ में? ठीक है, राष्ट्रपति को किसी भी समय या राष्ट्रपति इस अध्यादेश को किसी भी समय वापस ले सकते हैं। संसद के सदनों द्वारा पारित अध्यादेश राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही अधिनियम बनता है। क्लियर है? मतलब जब पुनः समवेत होने के बाद जब इस अध्यादेश को पारित किया जाएगा, तो अध्यादेश के पारित होने के बाद
राष्ट्रपति भी इस पर अपनी अनुमति देंगे और फिर ये पूर्ण कानून का रूप धारण कर लेगा। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति उन्हीं विषयों से संबंधित है जिन पर संसद को विधि बनाने का अधिकार है। एक्चुअली हमने पहले भी पढ़ा है अनुसूची, अनुच्छेद नहीं है ये है अनुसूची। अनुसूची 7 में क्या दिया गया है? अनुसूची 7 में दिया गया है हमारे लिए शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, किसके बीच में? तो शक्तियों का बंटवारा होता है केंद्र, राज्य, ठीक है, और दोनों के बीच में। मतलब एक ऐसी शक्तियां हो गई जो केंद्र के पास है, या ऐसे विषय हो गए जिन पर सिर्फ केंद्र सरकार ही नियम बनाएगी, और एक ऐसे विषय हो गए जिन पर राज्य सरकार नियम बनाएगी, और तीसरी सूची कॉन्करेंट लिस्ट कहलाती है। कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें ऐसे विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों नियम बना सकते हैं। ठीक है, तो अध्यादेश जारी करने की ये जो शक्ति है ये उन्हीं विषयों से संबंधित है जिन पर संसद को विधि बनाने का अधिकार प्राप्त है। क्लियर? इसका तात्पर्य क्या हुआ? तो इसका तात्पर्य यह है कि अनुच्छेद 13 के अधीन विधि शब्द के अंतर्गत अध्यादेश भी आता है। अतः ऐसा कोई अध्यादेश जो मूल अधिकार, जो भाग 3 के अंतर्गत अपन ने पढ़े थे, मूल अधिकार का अतिक्रमण करता है, वह शून्य होगा। मतलब ऐसा कोई भी अध्यादेश है जो राष्ट्रपति ने जारी कर दिया है जिससे नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, तो ये चीज शून्य हो जाएगी। यदि संसद का एक सदन सत्र में हो तब भी अध्यादेश जारी किया जा सकता है, क्योंकि एक सदन विधि बनाने के लिए समर्थ नहीं है। वही है कि लोकसभा तो लग रही है लेकिन राज्यसभा नहीं है, या फिर राज्यसभा लग रही है लेकिन लोकसभा सत्र में नहीं है, तब भी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ दोनों सदन और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कानून बनता है। राष्ट्रपति, वित्त आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक मतलब हमारा CAG, भाषा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग एवं चुनाव आयोग की कार्यवाही रिपोर्ट को संसद के पटल पर भी रखवाता है। तो ये भी राष्ट्रपति की एक विधायी शक्तियों का विषय है। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। संविधान का अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करता है। क्लियर है? अपन ने पढ़ा भी था ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। अतः राष्ट्रपति को न्याय प्रबंधन के क्षेत्र में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप का कोई विशेष अधिकार नहीं है। क्लियर? फिर भी उसे कुछ न्यायिक शक्तियां प्राप्त है, क्योंकि हमारे यहाँ नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करके रखा गया है, और राष्ट्रपति को न्याय प्रबंधन के क्षेत्र में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप का कोई विशेष अधिकार नहीं है। फिर भी राष्ट्रपति को कुछ न्यायिक अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। अतः राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकते हैं, अथवा प्रविलंब, परिहार, विराम या लघुकरण कर सकते हैं। वे अपनी इस शक्ति का प्रयोग मंत्री परिषद की सलाह पर करते हैं। राष्ट्रपति को यह शक्ति कुछ मामलों में प्राप्त है, जैसे जब दंड सेना न्यायालय के द्वारा दिया गया हो उस समय राष्ट्रपति इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, जब दंड संघीय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो। तीसरा, जब दंडादेश मृत्यु दंड हो तब राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग करते हैं। अब क्षमा से क्या तात्पर्य है? क्षमा को ही अंग्रेजी में कहते हैं पार्डन। अब इस क्षमा के तहत राष्ट्रपति क्या करेंगे? तो क्षमा से तात्पर्य दंड की पूर्णतः मुक्ति से है। क्षमादान न केवल दोष सिद्ध व्यक्ति के दंड को समाप्त करता है,
बल्कि उसे उस स्थिति में ला देता है जैसे कि उसने कोई अपराध किया ही ना हो, अथवा वह पूर्णतः निर्दोष हो जाता है। क्षमादान एक अनुग्रह है, अतः इसकी मांग अधिकार के रूप में नहीं की जा सकती। ठीक है, अनुग्रह मतलब एज पर द विल ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति पर डिपेंड करेगा कि राष्ट्रपति क्षमादान कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति इसे अधिकार स्वरूप प्राप्त करने की चेष्टा नहीं कर सकता। और क्षमादान का प्रभाव क्या होता है? तो क्षमादान दोष सिद्ध व्यक्ति के दंड को समाप्त करता है। ना सिर्फ दोष सिद्ध व्यक्ति के दंड को समाप्त करता है, बल्कि उस दोष सिद्ध व्यक्ति को इस स्थिति में ला देता है जैसे कि उसने कोई अपराध किया ही ना हो, अर्थात वह पूर्णतः निर्दोष हो जाता है अगर राष्ट्रपति किसी के दंड को क्षमा कर दे। दूसरा होता है प्रविलंब, इंग्लिश में कहते हैं इसे रिप्राइव्स। इसके तहत मृत्यु दंड को अस्थायी रूप से निलंबित किया जाता है। इसका उद्देश्य दोषी व्यक्ति को क्षमादान या दंडादेश के स्वरूप में परिवर्तन हेतु याचना के लिए समय देना है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, कोर्ट ने किसी मुजरिम को डिसीजन दे दिया है कि उसे कल सुबह या सूरज उगने के पहले पहले उसे फांसी दे दी जाए, तो इस स्थिति में उस व्यक्ति के पास तो इतना समय भी नहीं है कि वो क्षमा याचना की अपील कर सके। राष्ट्रपति के संज्ञान में ये बात आती है तो राष्ट्रपति प्रविलंब का यूज करता है, और इससे होता कुछ नहीं है, इससे होता है कि मृत्यु दंड को अस्थायी रूप से निलंबित कर किया जाए। इसका उद्देश्य दोषी व्यक्ति को क्षमादान या दंडादेश के स्वरूप में परिवर्तन हेतु याचना के लिए समय देना है और कुछ भी नहीं है। परिहार अर्थात रिमिशन, इसके तहत दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना दंड की मात्रा को कम किया जाता है। ठीक है, क्या होता है? दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना दंड की मात्रा को कम किया जाता है। ठीक है, जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में परिहार करना। इसके बाद हम पढ़ते हैं लघुकरण या कॉम्यूट। इसमें दंड की प्रकृति में परिवर्तन करते हुए कम किया जाता, मतलब यहां पर प्रकृति में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के साधारण कारावास में बदल दिया जाए। विराम या रिस्पाइट, इसके तहत किसी विशेष कारण से दंड की मात्रा को कम कर दिया जाता है। जैसे गर्भवती महिला के मृत्यु दंड को साधारण कारावास में परिवर्तित करना, तो ये कहलाएगा विराम। राष्ट्रपति अपनी क्षमादान की शक्ति का प्रयोग परीक्षण के पूर्व, परीक्षण के दौरान या उसके पश्चात अर्थात सभी दशाओं में कर सकते हैं। मतलब किसी व्यक्ति अगर गिरफ्तारी या दोष सिद्ध नहीं हुआ है, सिर्फ गिरफ्तार है, उस समय भी, गिरफ्तारी के दौरान भी, या मतलब दोष सिद्धि की सजा काट रहा है उस दौरान भी, या फिर उसके बाद भी, सभी दशाओं में राष्ट्रपति इस क्षमादान की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। अनुच्छेद 161 के अधीन राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। मतलब जैसे अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त हैं, वैसे ही अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, परंतु राष्ट्रपति एवं राज्यपाल दोनों की क्षमादान की शक्तियों में कुछ अंतर है। जैसे राष्ट्रपति को सभी प्रकार के मृत्यु दंडादेश के मामले में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। याद रखिएगा, किसमें? मृत्यु दंडादेश के मामले में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, परंतु राज्यपाल को मृत्यु दंडादेश के मामले में क्षमादान की शक्ति प्राप्त नहीं है। राष्ट्रपति को सेना न्यायालय यानी कोर्ट मार्शल के दंडादेश के मामले में भी क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, परंतु राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति राज्यपाल की तुलना में व्यापक है। अब हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति के परामर्शी क्षेत्राधिकार। हालांकि ये मैंने फंडामेंटल राइट्स में भी आपको समझाया था, जिनने समझा उनका रिवीजन हो जाएगा, जिनने नहीं समझा उनका कॉन्सेप्ट बन जाएगा।
अनुच्छेद 143 के अनुसार यदि कभी राष्ट्रपति को प्रतीत हो कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न पैदा हुआ है जो सार्वजनिक महत्व का है, तो वह उस प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। सर्वोच्च न्यायालय मामले की सुनवाई कर उस पर राष्ट्रपति को अपना परामर्श दे सकता है। ठीक है, कैसा? फिर से समझना, अनुच्छेद 143 संबंधित है राष्ट्रपति के परामर्शी क्षेत्राधिकार से। और कब करते हैं राष्ट्रपति इसका प्रयोग? तो अनुच्छेद 143 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को प्रतीत हो कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न पैदा हुआ है जो सार्वजनिक महत्व का है, तो वह उस प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। मतलब कैसे? सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर ही सर्वोच्च न्यायालय मामले की सुनवाई कर उस पर राष्ट्रपति को अपना परामर्श देता है। परंतु क्या राष्ट्रपति ये परामर्श मानने के लिए बाध्य है? और क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के द्वारा मांगे गए सजेशन को सजेस्ट करने के लिए बाध्य है? तो आइए समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट अर्थात हमारा उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श तभी देता है जब वह ऐसा परामर्श मांगते हैं। ठीक है, जानबूझकर या उपत कर अपने आगे से परामर्श कभी नहीं देगा। वह स्वप्रेरणा से परामर्श नहीं देता। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट भी राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, परंतु अनुच्छेद 143 के ही खंड 2 में राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह संविधान के लागू होने के पूर्व किसी संधि, समझौते आदि के संबंध में उठे विवादों को सुप्रीम कोर्ट के पास उसकी सम्मति जानने के लिए भेज सकता है। इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से 1947 और 1950 के बीच हुए भारत सरकार और देशी रियासतों के समझौते आते हैं। ऐसे विवादों में न्यायालय के लिए परामर्श देना अनिवार्य है, परंतु न्यायालय के परामर्श को स्वीकार या अस्वीकार करना राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। तो राष्ट्रपति किसी भी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं होते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन अगर बात आती है 1947 से लेकर 1950 के बीच भारत सरकार और देशी रियासतों के बीच हुए किसी समझौते से संबंधित, उस स्थिति में सिर्फ अनुच्छेद 143(2) के तहत सुप्रीम कोर्ट परामर्श देने के लिए बाध्य होगा। लेकिन राष्ट्रपति जी किसी भी परिस्थिति में परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं होते। यह है हमारे राष्ट्रपति का परामर्शी क्षेत्राधिकार, जिसका प्रावधान है अनुच्छेद 143 में। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 217 के तहत हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार है। वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण भी करता है, मतलब हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनका ट्रांसफर भी करेगा, तथा सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 145 के तहत निर्मित किए जाने वाले न्यायालय की पद्धति एवं प्रक्रिया से संबंधित नियमों का अनुमोदन भी करता है। ये मैंने पहले भी समझाया आपको। सुप्रीम कोर्ट के पूरे लेक्चर्स मैंने बनाकर आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। ठीक है, तो उसी में मैंने पढ़ाया था कि अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट को गाइडलाइंस बनाने का अधिकार है कि न्यायालय की वर्किंग कैसे होनी है, मतलब न्यायालय की पद्धति प्रक्रिया से संबंधित नियमों का अनुमोदन भी करता है। अब अपन बात करते हैं राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों की। तो अनुच्छेद 112 के अनुसार राष्ट्रपति को वित्तीय क्षेत्र में भी कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं। राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में
संसद के दोनों सदनों के सम्मुख भारत सरकार की उस वर्ष के लिए आय और व्यय का विवरण अर्थात हमारा बजट रखवाता है और राष्ट्रपति की ओर से भारत के वित्त मंत्री ऐसा बजट रखते हैं। राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना धन विधेयक अथवा वित्त विधेयक, आगे जो मैं संसद शुरू करूंगा तब ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि धन विधेयक क्या होते हैं और वित्त विधेयक क्या होते हैं। अभी इसको अपन ध्यान रख लेते हैं। उसकी आज्ञा के बिना धन विधेयक और वित्त विधेयक और अनुदान मांगे लोकसभा में प्रस्तावित नहीं की जाती, क्योंकि ये ऐसे चीजें हैं जिनको लोकसभा में लाने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होती है। भारत की आकस्मिक निधि अर्थात कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया पर भी राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। वह आकस्मिक व्यय के लिए उस निधि से धनराशि दे सकता है, इसके लिए बाद में संसद की स्वीकृति आवश्यक है। तो आकस्मिक निधि जो है वो भी राष्ट्रपति के अधीन होती है। अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति एक वित्त आयोग नियुक्त करने का भी अधिकार रखते हैं, जो आर्थिक स्थिति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। अब हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों के बारे में। तो भारत के राष्ट्रपति तीनों सेनाओं मतलब थल सेना, वायु सेना और नौसेना का प्रधान सेनापति होता है, जिसका प्रावधान है अनुच्छेद 53(2) में। उसे युद्ध घोषित करने तथा शांति स्थापित करने की भी शक्ति प्राप्त है। अब तो इन तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष होते हैं उनके ऊपर भी अब एक पद सृजित हो गया है, जिसका नाम है CDS अर्थात चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, तो उसकी भी नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा ही। वह तीनों सेना अध्यक्षों की नियुक्ति भी करता है, किंतु राष्ट्रपति की इस शक्ति के प्रयोग को संसद द्वारा विधि बनाकर नियमित या नियंत्रित भी किया जा सकता है। अब हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति की राजनयिक शक्तियों के बारे में। तो भारतीय संघ का संवैधानिक प्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति वैदेशिक क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। वह विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के लिए राजदूतों व कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है और विदेशों के राजदूतों व कूटनीतिक प्रतिनिधियों के प्रमाण पत्रों को स्वीकार करता है। मतलब जो हमारे यहाँ के डिप्लोमेट्स होते हैं जो दूसरे देशों में काम कर रहे हैं उनकी नियुक्ति करेगा, और दूसरे देशों के डिप्लोमेट जो हमारे यहाँ काम करने के लिए आ रहे हैं अपने अपने दूतावासों में, उनके प्रमाण पत्र को स्वीकार करेगा। विदेशों से संधियां और समझौते भी राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। यद्यपि इन समझौतों के संबंध में पहले मंत्रियों के हाथ में रहती है और इसकी संसद की पुष्टि आवश्यक होती है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं आपातकालीन शक्तियों की। अभी सिर्फ हम आपातकालीन शक्तियां इस वीडियो में राष्ट्रपति की शक्तियों के रूप में पढ़ रहे हैं। इसका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, जिसमें मैं सिर्फ आपातकालीन शक्तियों का विवरण आपको दूंगा। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ इतना पढ़ लेते हैं कि राष्ट्रपति के पावर्स के रूप में हम इसको क्लियर कर सकते हैं। संविधान में 3 प्रकार की संकट काल का अनुमान लगाया गया है, जिनके लिए राष्ट्रपति के विस्तृत संकटकालीन अधिकार प्रदान किए गए हैं। राष्ट्रपति 3 प्रकार के संकट या आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। जैसे सबसे पहला है राष्ट्रीय आपातकाल या नेशनल इमरजेंसी। इसका प्रावधान है अनुच्छेद 352। तो अनुच्छेद 352 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, मतलब पहले यहां पर सशस्त्र विद्रोह शब्द नहीं था, ये जोड़ा गया है 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से, के कारण भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा संकट में है, तो वह राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 352 में प्रावधान है किसका? राष्ट्रीय आपातकाल का। ठीक है,
और राष्ट्रीय आपातकाल का आधार 3 प्रकार का है, या तो युद्ध या बाहरी आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह। और ये जो शब्द है सशस्त्र विद्रोह, ये कब जोड़ा गया है? 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से। इस सशस्त्र विद्रोह से पहले यहां पर आंतरिक अशांति, कौन सा शब्द था? आंतरिक अशांति, जिसका बहुत ज्यादा मिसयूज हुआ था। ठीक है, ये भी हम सब इस टॉपिक में देखेंगे। ठीक है, आपात की उद्घोषणा के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सहमति आवश्यक है, जो कि अब हो गई है, पहले नहीं थी। आपात की उद्घोषणा को 1 माह के भीतर संसद द्वारा इसका अनुमोदन किया जाना चाहिए। अनुमोदन के पश्चात आपात 6 माह तक लागू रहेगा। 6 माह बाद भी लागू रखने के लिए इसका पुनः अनुमोदन आवश्यक है। ठीक है, अनुच्छेद 352 के तहत अब तक कुल 3 बार आपातकाल की उद्घोषणा की गई है। एक 1962 में भारत चीन युद्ध के टाइम पर, 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय, और 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर। इसीलिए अब आंतरिक अशांति का स्थान सशस्त्र विद्रोह ने ले लिया है 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से। इसके बाद जो दूसरे प्रकार का आपातकाल है वो है राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंट रूल। संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या राष्ट्रपति को समाधान हो जाए कि उस राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, मतलब 2 कारण है। या तो किसी राज्य का राज्यपाल इस बात की संस्तुति या इस बात को राष्ट्रपति के सामने रखे कि हमारे यहाँ संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, या फिर राष्ट्रपति को स्वयं इस बात का आभास हो जाए कि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है। तो उस स्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा करके उस राज्य का शासन अपने हाथों में ले लेते हैं। ऐसी उद्घोषणा की स्वीकृति संसद से 2 माह के भीतर लेना आवश्यक है। संसद के अनुमोदन के पश्चात, मतलब जब संसद इस बात के लिए रजामंदी दे दे, संसद के अनुमोदन के पश्चात भी कोई उद्घोषणा एक बार में 6 माह से अधिक समय तक लागू नहीं रह सकती, या समय जो है वो कुल मिलाकर 3 वर्ष से अधिक समय तक जारी नहीं रह सकती। कौन सा? राष्ट्रपति शासन। इसको और डिटेल में हम समझेंगे उस वीडियो में जो मैं सिर्फ आपातकाल के लिए बनाऊंगा, जल्द ही आपको प्रोवाइड करूंगा। वित्तीय आपातकाल या फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो अनुच्छेद 360 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिससे भारत अथवा उसके किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व संकट में है, तो वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं राष्ट्रपति जी। ऐसी उद्घोषणा 2 माह के पश्चात प्रवर्तन में नहीं रहेगी जब तक कि इसके पूर्व उसे संसद द्वारा अनुमोदित ना कर दिया जाए। ठीक है, तो ये है राष्ट्रपति की इमरजेंसी पावर्स या इमरजेंसी आपातकाल के संबंध में राष्ट्रपति क्या करते हैं। अब अपन बात करते हैं राष्ट्रपति की उन्मुक्तियां और विशेषाधिकारों के बारे में। संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत भारत के राष्ट्रपति व राज्यपालों को कई उन्मुक्तियां तथा विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं। राष्ट्रपति या राज्यपाल को अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए कार्यों के लिए किसी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। मतलब राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो, उन्होंने अपने पद पर रहकर अगर कोई कार्य किया है तो उस कार्य के लिए उन्हें किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उनकी पदावधि के दौरान कोई भी दंडिक कार्यवाही ना तो संस्थित की जाएगी और ना ही चालू रखी जाएगी। राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उनकी पदावधि के दौरान उनकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय द्वारा कोई आदेशिका जारी नहीं की जाएगी, मतलब उन्हें गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा पद ग्रहण के पूर्व या पश्चात
अपनी व्यक्तिगत हैसियत में, मतलब अपने पर्सनल जैसे पद पर रहकर नहीं या पद के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए नहीं, अपनी व्यक्तिगत हैसियत से किए गए किसी कार्य के लिए उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई सिविल कार्यवाही तब तक संस्थित नहीं की जाएगी जब तक कि इसकी सूचना 2 माह पूर्व उन्हें ना दे दी गई हो। तो ये कुछ उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार हैं जो हमारे राष्ट्रपति को और राज्यपाल को प्राप्त है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं राष्ट्रपति की वैवेकीय शक्तियों के बारे में। तो अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 74 के तहत कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 74 में संशोधन कर यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करेंगे। इस प्रकार राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। किंतु 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 74 में फिर से संशोधन कर यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकते हैं, किंतु पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य हैं। इसके बाद अनुच्छेद 75(3) में कहा गया है कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इस प्रकार स्पष्ट है कि राष्ट्रपति अपने सभी कार्य मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार ही करते हैं और इसी कारण वह किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होते, क्योंकि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है और मंत्री परिषद बता रही है राष्ट्रपति को कि उन्हें क्या कार्य करने हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के कार्यों के लिए मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो राष्ट्रपति तो वही काम कर रहे हैं ना जो मंत्री परिषद उन्हें करने के लिए कह रही है, इसलिए राष्ट्रपति किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे, जबकि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अतः कुछ संविधान विशेषज्ञ भारतीय राष्ट्रपति को नाम मात्र का प्रमुख, कठपुतली राष्ट्रपति या रबर की मुहर की संज्ञा प्रदान करते हैं। जैसे यदि लोकसभा चुनाव में खंडित जनादेश या ब्रोकन मैंडेट प्राप्त होता है, ये अपन कुछ विवेकीय शक्ति पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति की। वैसे तो राष्ट्रपति वही कार्य करते हैं जो मंत्री परिषद उनसे करने को कहती है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ विवेकीय शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति को, और वो कौन सी है? यदि लोकसभा चुनाव में खंडित जनादेश या ब्रोकन मैंडेट प्राप्त होता है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेक का प्रयोग करते हैं और सामान्यतः ऐसे दल या गठबंधन के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं जो उनकी राय में सदन में विश्वास मत प्राप्त कर सकता है। अब इसका मतलब क्या होता है खंडित जनादेश या ब्रोकन मैंडेट? इसका मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो बहुमत में आई हो और ना ही कोई ऐसी पार्टी है जो एक दूसरे के साथ गठबंधन करके सरकार संचालित करने के लिए तैयार हो। उस स्थिति को हम कहते हैं खंडित जनादेश या ब्रोकन मैंडेट। तो जब कोई सरकार बनाने तैयार ही नहीं है तो राष्ट्रपति अपने मन से प्रधानमंत्री का चुनाव कर सकते हैं। और सामान्यतः बात है यहां पर सामान्यता की, शब्द दिया गया है यहां पर सामान्यतः ऐसे दल या गठबंधन के नेता को ही प्रधानमंत्री बनाया जाएगा जिस पर राष्ट्रपति को विश्वास होगा कि ये निकट भविष्य में हमें विश्वास मत प्राप्त करके दे सकता है। ठीक है, ये चीजें जब हम संसद पढ़ेंगे तब बहुत काम में आएंगी और इससे ज्यादा क्लियर होंगी। ठीक है, सामान्यतः मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर देता है, किंतु
यदि कोई सरकार लोकसभा में अपना बहुमत खो दे अथवा उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए और मंत्रिपरिषद लोकसभा के विघटन की सिफारिश करती है तो राष्ट्रपति ऐसी सिफारिश को मानने के लिए बाध्य नहीं है। यहां वह स्वाविवेक अनुसार कार्य करता है। यदि प्रधानमंत्री का आकस्मिक निधन हो जाता है तथा सत्ताधारी पार्टी किसी व्यक्ति को अपना नया नेता नहीं चुन पाती है तो राष्ट्रपति अपने विवेक से सत्ताधारी पार्टी के किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। जैसे इंदिरा गांधी की डेथ के बाद राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया था। ऐसी स्थिति में जबकि मंत्रिपरिषद ने लोकसभा में अपना विश्वास खो दिया हो किंतु त्याग पत्र देने को तैयार ना हो तो राष्ट्रपति स्वविवेक से सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं। यह अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद 74 के तहत मंत्रिपरिषद की सलाह को तथा अनुच्छेद 111 के तहत संसद द्वारा पारित विधेयक को आपत्तियों सहित पुनर्विचार के लिए वापस करने में भी राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करता है। जब वह विधेयक पर अनुमति देता है या रोक लेता है या जेबी वीटो का प्रयोग करता है तब भी अपने विवेक का प्रयोग करता है, क्योंकि वह स्वाविवेक से विधेयक पर अनुमति देने या पुनर्विचार हेतु वापस भेजने या कुछ भी ना करने का निर्णय करता है। ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रपति अनुच्छेद 86(2) के तहत संसद को संदेश भेज सकता है। संसद को संदेश भेजने की यह शक्ति राष्ट्रपति की वैवेकीय शक्ति ही कहलाती है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये कुछ ऐसी वैवेकीय शक्ति थी राष्ट्रपति की जिनका प्रयोग वह स्वयं से करता है। ठीक है। इसके बाद हम संसद चालू करेंगे, जिसका वीडियो मैं आपको 1-2 दिन के अंदर अंदर प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये राष्ट्रपति की कुछ शक्तियां थी जिनका अध्ययन अपन ने किया। इसके अलावा अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है। या फिर कॉल कर कर पूछ लेते। और अगर मैं बाय चांस कॉल नहीं उठा पाऊँ तो आप यूट्यूब पे कमेंट कर दीजिए नीचे। ठीक है। तो मैं वहीं पर उसका निवारण कर दूंगा। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।